दोस्तों फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है, क्या होते हैं ये। फिजिकल चेंज के अंदर नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कोई नई चीज़ नहीं बनती है। स्टेट चेंजेस होती है, सॉलिड से लिक्विड बन सकता है सब्सटेंस, लिक्विड से गैस बन सकता है, गैस से सॉलिड बन सकता है, लिक्विड से सॉलिड बन सकता है, लेकिन कोई नई चीज़ नहीं बनेगी। एग्जाम्पल देखिए, मेल्टिंग ऑफ आइस है, जिसके अंदर पानी जो आइस होता है सॉलिड से लिक्विड यानी वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। इवापोरेशन ऑफ वाटर है, जिसमें वाटर जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो गैसियस फॉर्म यानी वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम बात करें केमिकल चेंज की, इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, ठीक है जी। और यहाँ पे डिफरेंस क्या था, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। और केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है दोस्तों इसके अंदर। जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल है, कैंडल का बर्न करना क्या है, केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन है, लोहे के ऊपर, ठीक है ना, रेडिश ब्राउन कोटिंग जमा हो जाती है Fe2O3.XH2O की। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन को जलाना, जिसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर बनता है। और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जिसमें पानी ब्रेक हो जाता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे केमिकल चेंज और ये थे हमारे फिजिकल चेंज। केमिकल रिएक्शन क्या होती है दोस्तों, इसके अंदर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है और वे प्रोडक्ट न्यू सब्सटेंस होते हैं, यानी इसके अंदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, ठीक है। और डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट होती हैं, यानी रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर, उन प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टीज रिएक्टेंट से जिनसे कि वो बने हैं डिफरेंट होती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं केमिकल रिएक्शन का, मैग्नीशियम रिबन्स को जब O2 के साथ बर्न करते हैं एयर के अंदर, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर बनता है। क्या बनता है दोस्तों, व्हाइट पाउडर बनता है। अब दोस्तों केमिकल इक्वेशन को समझते हैं क्या होती है। केमिकल इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि केमिकल रिएक्शन पूरा स्टेटमेंट फॉर्म में होती है पूरी की पूरी, कि कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड्स, ठीक है। तो हमने क्या करा, केमिकल इक्वेशन बना ली अपनी सहूलत के लिए। तो ये क्या होती है केमिकल इक्वेशन, रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन का, यानी किसी केमिकल रिएक्शन को लिखने के तरीके का नाम है, ठीक है। इसके अंदर सिंबल्स एंड फॉर्मूला का यूज करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। यानी अगर हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के क्या करें, सिंबल्स एंड फॉर्मूले इस्तेमाल कर लें, तो बहुत सिंप्लीफाइड हो जाएगी वो चीज़, क्या, केमिकल रिएक्शन बहुत सिंप्लीफाइड हो जाएगी और बन जाएगी केमिकल इक्वेशन, ठीक है। यानी केमिकल इक्वेशन भी एक केमिकल रिएक्शन को ही रिप्रेजेंट करती है, बस इसके अंदर सिंबल्स का और फॉर्मूलों का यूज होता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के। जैसे कार्बन को जब हम कोल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस यानी एयर में बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और हीट रिलीज होती है, ठीक है दोस्तों। तो हमने कार्बन का सिंबल ले लिया C, ठीक है, ऑक्सीजन एलिमेंट का सिंबल ले लिया O2 और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर फॉर्मूला लिख लिया CO2, ठीक है। तो इसमें हमने केमिकल फॉर्मूला इस्तेमाल करा है CO2 और इसका सिंबल यूज करा है ऑक्सीजन का O2 और कार्बन का C। तो ये हमारी बन गई है केमिकल इक्वेशन, C+O2 गिव्स अस CO2, C+O2 गिव्स अस CO2। इसके अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड पर होते हैं इन्हें रिएक्टेंट बोलते हैं, R फॉर रिएक्टेंट, और जो राइट हैंड साइड पर होते हैं उन्हें दोस्तों क्या बोलते हैं, P फॉर प्रोडक्ट। केमिकल इक्वेशंस के बेसिकली दो टाइप होते हैं, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के अंदर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर इक्वल ऑन बोथ द साइड्स, यानी इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स आर इक्वल ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स हर एक एलिमेंट के बराबर होते हैं, यानी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड्स नंबर ऑफ एटम्स हर एक एलिमेंट के बराबर होते हैं। देखिए 2 2 4 हाइड्रोजन है और यहाँ भी 2 2 4 हाइड्रोजन है। रिएक्टेंट के अंदर 2 ऑक्सीजन के एटम है, 2 1 2, और यहाँ प्रोडक्ट में भी 2 1 2 ऑक्सीजन के एटम है। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हुई। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर अनइक्वल ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। इसमें इक्वल की जगह अनइक्वल आ जाएगा। जैसे यहाँ 2 हाइड्रोजन एटम है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन एटम है, यहाँ 2 ऑक्सीजन एटम है, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट में 1 ऑक्सीजन एटम है। तो एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है और ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसमें अनइक्वल होते हैं एटम्स और इसमें इक्वल होते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब सीखते हैं दोस्तों बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। आखिरकार बैलेंसिंग करनी क्यों जरूरी है ये भी आपको बताया जाएगा। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस शुरू करते हैं। ये हमारा हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है और यहाँ बन गया हमारा पानी। ये हमारे रिएक्टेंट है, ये हमारे प्रोडक्ट है, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है और लेकिन यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। तो यहाँ 2 ऑक्सीजन कर देंगे 2 से इंटू करके, अब यहाँ 2 ऑक्सीजन हो गए, लेकिन हाइड्रोजन हो गया 2 2 4, 4 हाइड्रोजन हो गया।
तो यहाँ भी 4 हाइड्रोजन कर देंगे, 2 2 4। यहाँ 2 नाइट्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन है। तो नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो इसे भी 2 कर देते हैं। तो 2 मोल्स ऑफ अमोनिया ले लिए हमने। अब देखिए 2 3 6 हाइड्रोजन हो गए और यहाँ पे क्या है जी, हाइड्रोजन 2 है, तो 6 कैसे करेंगे, 3 2 6 हाइड्रोजन। अब ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। ठीक है, Na2SO4 रिएक्ट्स विद बेरियम क्लोराइड एंड गिव्स BaSO4 along with NaCl। तो यहाँ पे 2 सोडियम है, तो दोस्तों यहाँ भी 2 सोडियम कर देंगे, 2 1 2। अब यहाँ 2 क्लोरीन हो गए, यहाँ भी 2 क्लोरीन हो गए, पूरा सल्फेट आयन यहाँ 1 है, यहाँ भी पूरा सल्फेट आयन 1 है। यहाँ 1 बेरियम का एटम है, यहाँ भी 1 बेरियम का एटम है। चाहे ऐसे देख लो, 1 सल्फर है 4 ऑक्सीजन है, 1 सल्फर है 4 ऑक्सीजन है। तो अब ये हमारी तीनों बैलेंस केमिकल इक्वेशंस हो चुकी हैं। अब दोस्तों देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। पहला टाइप हम पढ़ रहे हैं इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो हमारे सिलेबस में है। 2 रिएक्टेंट या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट से सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की पहचान है सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा, रिएक्टेंट चाहे 2 हो या 3 हो या 4 हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, कार्बन को जब एयर के साथ बर्न करते हैं तो CO2 गैस बनती है और हीट रिलीज होती है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। देखो इसमें 2 रिएक्टेंट है और सिंगल प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड है। जब मैग्नीशियम रिबन को एयर की ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर बनता है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर। ठीक है, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें भी एक मैग्नीशियम ऑक्साइड सिंगल प्रोडक्ट है। N2 गैस को जब हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो 2 मोल अमोनिया गैस बनती है। ठीक है दोस्तों, बैलेंस आप कर सकते हैं। यहाँ पे 3, यहाँ पे हमारे पास 6 हाइड्रोजन है, तो 3 2 6 हाइड्रोजन और 2 नाइट्रोजन। ठीक है, तो 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके 2 मोल अमोनिया बनाती है और इसमें सिंगल प्रोडक्ट है अमोनिया। ये ना समझो कि अमोनिया 2 बन गई है, तो इसके मोल को बताता है। प्रोडक्ट तो एक ही टाइप का है ना, अमोनिया NH3, CO2 थोड़ी ना बना, पानी थोड़ी ना बना। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया के 2 मोल बनाते हैं। ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि इन सब में सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दोस्तों अब हम अपना सेकंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कंपोजिशन रिएक्शंस। ये क्या होती हैं? इनमें एक सिंगल रिएक्टेंट होता है जो एनर्जी देने पर या तो हीट या तो लाइट या इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, या तो हीट या तो लाइट या इलेक्ट्रिक करंट, तो वो 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाता है। तो हमारा सिंगल R 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट P में ब्रेक हो जाता है। जैसे हम एक मिसाल लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि लाइमस्टोन होता है, इसे जब हम हीट करते हैं, एनर्जी का सोर्स क्या है हमारा? हीट, डेल्टा। ठीक है, तो ये CO कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर, क्विक लाइम के अंदर और CO2 गैस में ब्रेक हो जाता है। तो देखो 2 प्रोडक्ट है और सिंगल रिएक्टेंट है, तो इसमें 2 P है और सिंगल रिएक्टेंट, सिंगल रिएक्टेंट और 2 P है, तो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर हमने पहला टाइप लिया है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो हीट के द्वारा की जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट जिसे लाइमस्टोन भी बोलते हैं, जब हम इसे हीट करते हैं तो ये CO2 गैस और कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम देता है। ठीक है, तो सिंगल रिएक्टेंट है, 2 प्रोडक्ट है, इसका मतलब ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। सिंगल रिएक्टेंट से 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, और ये थर्मल इसलिए है, थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि हीट के द्वारा एनर्जी दी जा रही है। लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो ये लेड ऑक्साइड येलो देता है सॉलिड फॉर्म में, और NO2 गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के ब्राउन फ्यूम्स देता है, और O2 कलरलेस गैस देता है। तो 3 प्रोडक्ट हैं और एक सिंगल रिएक्टेंट है, यानी एक R से 3 P बन रहे हैं इस रिएक्शन के अंदर, और हीट के द्वारा रिएक्शन कराई जा रही है, यानी एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, इसमें 2 AgBr लिया मैंने सॉलिड फॉर्म में, सनलाइट में रख दिया उसे। ठीक है, और ये Br2 गैस और Ag सिल्वर के अंदर ब्रेक हो गया, ये ग्रे कलर का है। ठीक है, AgCl को जब धूप में रखते हैं, सनलाइट में रखते हैं, वो Cl2 गैस देता है और Ag देता है ग्रे कलर का। इन दोनों रिएक्शंस का इस्तेमाल ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर होता है। देखो यहाँ भी इनका डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है सनलाइट की प्रेजेंस में, इसलिए इसे बोलेंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि ये जो रिएक्शन कराई जा रही है बाई लाइट कराई जा रही है। ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ा है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रिक करंट पास करा पानी के अंदर लिक्विड फॉर्म में, पानी लिक्विड फॉर्म में इलेक्ट्रिक करंट पास करा, या हाइड्रोजन गैस और O2 गैस में ब्रेक हो गया। यहाँ पे 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस और 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस मिलती है। कब? जब हम दो वॉल्यूम लेते हैं किसके, यानी जब हम लेते हैं 2 मोल किसके लेते हैं? पानी के। तो पानी की इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलती है, ये हमें कैथोड पे ऑब्टेन होती है, ये हमें एनोड पे ऑब्टेन होती है। ठीक है, और हाइड्रोजन के वॉल्यूम का रेशो, ठीक है, 2 गुना होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन का रेशो क्या हो जाएगा? 2/1, यानी 2:1।
ठीक है। तो 2 गुने अमाउंट में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है कैथोड पर और ऑक्सीजन गैस इवोल्व होती है एनोड पर, ठीक है, और आधे अमाउंट में होती है वॉल्यूम में एज कंपेयर टू हाइड्रोजन गैस। तो ये है एक इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट से एक सिंगल रिएक्टेंट को हम 2 प्रोडक्ट में ब्रेक कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके अंदर क्या होता है, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसके ही सोल्ट सॉल्यूशन में से, यानी एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सोल्ट सॉल्यूशन में से हटा देता है। जैसे जिंक जो है आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, मुझे कैसे पता चला, मैंने रिएक्शन कराई, आयरन सल्फेट लिया, इसका लाइट ग्रीन कलर होता है, जिंक उस मेटल उसमें डाली तो जिंक सल्फेट का कलरलेस सॉल्यूशन तैयार हुआ और आयरन मेटल बाहर हो गई। अब मैंने क्या करा, मुझे पता चल गया इस रिएक्शन से कि जिंक की रिएक्टिविटी आयरन से ज्यादा है। आयरन की रिएक्शन, अब मैंने आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में डाल के देखा जो ब्लू कलर का था, तो आयरन नेल को कॉपर सल्फेट में डालने से क्या हुआ, आयरन सल्फेट का ग्रीन कलर आया और कॉपर मेटल बाहर हो गई। इसका मतलब आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और इस रिएक्शन में जिंक ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इससे पता चला मुझे इस रिएक्शन से कि आयरन की रिएक्टिविटी तो कॉपर से ज्यादा है, क्योंकि आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर रही है उसके ही सोल्ट सॉल्यूशन में से। अब यहाँ जिंक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक कॉपर लेस रिएक्टिव एलिमेंट को कॉपर सल्फेट में से ही, उसके ही सोल्ट सॉल्यूशन में से ही जिंक सल्फेट बनाता है और उसे डिस्प्लेस करके बाहर निकाल देता है कॉपर मेटल को। तो यहाँ पे जिंक क्या कर रहा है, कॉपर मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है। इसलिए इस रिएक्शन से मुझे पता चला कि जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से भी ज्यादा है। तो अब मुझे इन तीनों एलिमेंट की, तीनों मेटल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर पता चल चुका है कि जिंक चूंकि आयरन को डिस्प्लेस करता है इसलिए जिंक की रिएक्टिविटी आयरन से ज्यादा है, ठीक है, और आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करता है और आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है, और जिंक क्योंकि कॉपर को भी डिस्प्लेस कर देता है तो इसलिए जिंक सबसे ज्यादा रिएक्टिव है इन तीनों के अंदर, उससे कम रिएक्टिव आयरन है और कॉपर सबसे कम रिएक्टिव है। तो जिंक आयरन कॉपर ये होगा इन तीनों एलिमेंट की रिएक्टिविटी का ऑर्डर। तो मेटल्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर पता लगाने के लिए भी आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को एज ए टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके ही सोल्ट सॉल्यूशन के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है बिटवीन 2 कंपाउंड्स, यानी 2 कंपाउंड्स अपने आयनों की अदला बदली कर लेते हैं। ठीक है, सोडियम सल्फेट की रिएक्शन बेरियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन के साथ कराई, दोनों के एक्वस सॉल्यूशन मिला दिए तो बेरियम सल्फेट बना और सोडियम क्लोराइड बना। ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में बना, इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो बेरियम सल्फेट ये व्हाइट कलर का बना। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, सोडियम चला गया है बेरियम की जगह और बेरियम ने ले ली है सोडियम की जगह। पहले सल्फेट होता था सोडियम का, अब सल्फेट बना है बेरियम का। पहले क्लोराइड था बेरियम का, अब क्लोराइड बना है सोडियम का। एल्यूमिनियम सल्फेट लेते हैं, बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, दोनों के एक्वस सॉल्यूशन मिला दिए गए हैं। बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, डाउनवर्ड एडो सॉलिड सब्सटेंस यानी पीपीटी को बताता है प्रेसिपिटेट को, और एल्यूमिनियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब हम लेते हैं तीसरा एग्जांपल, पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन जब लेड नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन में मिलाया जाता है तो दोनों सॉल्यूशन कलरलेस होते हैं और फिर येलो कलर का पीपीटी बनता है लेड आयोडाइड का, PbI2 लेड आयोडाइड, और पोटेशियम नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन बनता है जो कि कलरलेस होता है। तो ये तीनों ही रिएक्शंस हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी DDR। रिडॉक्स रिएक्शंस को ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस भी कहते हैं। रिडॉक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एडिशन, यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन हो, उसे बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस। जैसे कॉपर मेटल को जब हम एयर के साथ यानी एयर की ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, हीट करते हैं, तो वो कॉपर ऑक्साइड का ब्लैक पाउडर बना के देती है। और अगर ये जो आपका ब्लैक पाउडर बना है कॉपर ऑक्साइड का, अगर आप इसे हाइड्रोजन के साथ फिर से हीट कर दें तो कॉपर मेटल बाहर हो जाती है और पानी भी बनता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको समझाता हूं कि इन दोनों रिएक्शंस के अंदर कैसे रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। ऑक्सीडेशन पहले समझते हैं, ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन के अंदर क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होगी और रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होगी। ठीक है दोस्तों, तो कॉपर यहाँ अकेला है, रिएक्शन के बाद कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गई तो कॉपर का हो गया है दोस्तों ऑक्सीडेशन, कॉपर का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, तो कॉपर इस रिएक्शन में है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कॉपर ऐड हो गया है तो इसका हो गया है रिडक्शन। क्या हो गया है, इसका रिडक्शन। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं अगर कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसका रिडक्शन होगा, और जिसका रिडक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है दोस्तों, यहाँ कॉपर ऑक्साइड अकेला है, रिएक्शन के बाद कॉपर बचा यानी इसकी ऑक्सीजन रिमूव हो गई, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। तो हम कहेंगे कि कॉपर ऑक्साइड का हो चुका है रिडक्शन। क्या हो चुका है, रिडक्शन, यानी ये हो चुका है रिड्यूस्ड।
ठीक है। और जिसका रिडक्शन होता है, जो रिड्यूस्ड होता है, वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कॉपर ऑक्साइड हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाइड्रोजन अकेला है, रिएक्शन के बाद उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई, और ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो हम कहेंगे कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो चुका है, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो चुका है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है दोस्तों, तो हाइड्रोजन इस रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क कर रहा है, और कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क कर रहा है। ऐसे ही अगर मैं इस रिएक्शन को लूं C+O2CO, ठीक है, बैलेंस इन्हें आप अपने आप कर लेना। ठीक है, तो कॉपर रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि वो ऑक्सीजन का रिडक्शन कर रहा है, और ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि वो कॉपर का ऑक्सीडेशन कर रहा है, उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड कर रहा है। फिर कोरोजन में वेस्टेज हो जाता है, स्पॉइलेज हो जाता है मेटल का, जब वो इन प्रेजेंस ऑफ एयर, मॉइस्चर एटसेट्रा या एसिड इनके कॉन्टैक्ट में आती है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन एक एग्जाम्पल है कोरोजन का। ठीक है, तो इसमें आयरन जो है, जो आयरन की चीजें होती हैं, जब वे एयर और मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आती हैं तो उन पर एक रेडिश ब्राउन कलर की रेडिश ब्राउन कलर की एक कोटिंग बन जाती है। ठीक है, जिसे हम रस्ट बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है Fe2O3.XH2O, यानी हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ये रस्ट का केमिकल फॉर्मूला है, ये इसका केमिकल नेम है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो आयरन देखिए, फिर उसकी जो हमारी आयरन होती है उसकी सरफेस पे से धीरे धीरे ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, और ऊपर ऊपर का आयरन खराब होने लगता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अपन रस्टिंग ऑफ आयरन। तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल है कोरोजन में टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। Ag के ऊपर Ag2S की ब्लैक लेयर बन जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से सिल्वर काला पड़ने लगता है, सिल्वर के बर्तन। और टार्निशिंग ऑफ कॉपर, कॉपर के ऊपर क्या होता है, एक बेसिक कॉपर कार्बोनेट की ग्रीन कलर की लेयर चढ़ जाती है, CuOH का होल ट्वाइस डॉट CuCO3। देखिए हमारा खाना है, फूड है, वो जब बैड टेस्ट और फाउल स्मेल देने लगता है, उसका टेस्ट बेकार हो जाता है, स्मेल बेकार आती है उसमें से, तो हम उसे रैंसिड खाना कहते हैं, रैंसिड फूड। अब ऐसा क्यों होता है, जो खाना होता है उसके अंदर जो फैट एंड ऑयल होती है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है दोस्तों, और फैट एंड ऑयल के ऑक्सीडाइज्ड होने से कुछ ऐसे सब्सटेंस उसके अंदर बनते हैं खाने में जो बैड टेस्ट और फाउल स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। अब कैसे बचा जाएगा रेंसिडिटी से, तो इसके प्रिवेंशन के तरीके हैं, एयर टाइट कंटेनर का यूज किया जाए, एयर टाइट कंटेनर का, और फ्रिज के अंदर खाने को रख दो, या फिर उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिला दो, या फिर बहुत आसान तरीका, नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दो एयर को। एयर ही तो ऑक्सीडेशन कर रही है ना फैट एंड ऑयल का फूड के अंदर, तो बस ये इसका इस्तेमाल आपने देखा भी होगा, चिप्स वगैरह में करते हैं, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है, और ये नॉन रिएक्टिंग गैस है, खाने के साथ रिएक्शन भी नहीं करती। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।